स्टूडेंट्स, अब तक के वीडियो में हम लोगों ने एक पार्ट देखा है, दैट इज एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सेल डिविजन, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस और एन असेंशियल लाइफ प्रोसेस. सेल का डिवाइड होना बहुत ज़रूरी होता है बेटा, to increase the number of cells and for a proper growth and development. एन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, सेल डिवीजन आप लोग इसमें पढ़ने वाले हो टू टाइप्स, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में. बेसिकली व्हाट इज सेल डिवीजन? सेल्स गेट डिवाइडेड फ्रॉम टू फॉर्म न्यू सेल्स. ठीक है, क्यों होता है सेल डिवीजन? ताकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो. सेल्स जो होते हैं डिवाइड, जो नए सेल्स बनते हैं वो किस में से बनते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में से. सेल थ्योरी बताई है आर एस विर्चो ने कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. मतलब कि बेटा नए ऑर्गेनिजम्स आते हैं, नए न्यू सेल्स पुराने सेल्स में आए. इसका यही मतलब है कि जो डॉटर सेल्स हैं, जो नए सेल्स बन रहे हैं, वो पेरेंट ऑर्गेनिजम्स में से आते हैं. ठीक है, तो अब सेल डिवीजन पे जाने से पहले हम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 17 के 5 क्वेश्चंस के आंसर्स देख लेते हैं, फिर हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. देन विल मूव टूवर्ड्स द टॉपिक ऑफ सेल डिवीजन. कैन यू रिकॉल में क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है बेटा कि ये आपको 9th स्टैंडर्ड का कुछ चीज़ें रिकॉल हो रही हैं, जिससे आपको ये चीज़ें समझेगी कि सेल डिवीजन होना क्यों इम्पॉर्टेंट है. What happens to the cells of injured tissue? कोई टिश्यू अगर इंजॉर्ड हो जाता है तो उसके सेल्स क्या होते हैं? अगर टिश्यू आपका इंजॉर हो गया तो उसके सेल्स क्या होंगे? तो उसका आंसर आपको मैंने बोर्ड पे कुछ इस तरह से दिया है कि आफ्टर इंजुरी द सेल्स एंड द टिश्यूज आर नॉट एबल टू परफॉर्म द रेगुलर फंक्शंस इमीडिएटली. At the site of injury, the blood capillaries rupture and the areas get inflamed. Many cells are damaged. The pain receptor nerves induces pain. होता क्या है बेटा? इंजुरी के बाद जो सेल्स एंड टिश्यूज़ होते हैं आपके, जहाँ पे कोई स्पॉट पे इंजुरी हुई है, मानो यहाँ पे इंजुरी हुई है, कोई कट और वुंड हुआ है, कोई इंजुरी हुई है, तो आपके जो सेल्स और टिश्यूज़ हैं बेटा इंजुरी के बाद, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म द रेगुलर फंक्शंस, क्योंकि वहाँ पे गड़बड़ आ गई, तो उनके जो रेगुलर फंक्शंस है वो पूरे नहीं होंगे. ठीक है, इमीडिएटली बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? इमीडिएटली, एकदम से नहीं होंगे. इट विल टेक टाइम फॉर द हीलिंग. और फिर उसके बाद जहाँ पे इंजुरी हुई है वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज क्या हो गई बेटा? रप्चर हो गई का मतलब है उनमें ब्रेकडाउन हो गया, टूट गई. ठीक है, और एंड द एरियाज गेट इन्फ्लेम्ड का मतलब होता है बेटा स्वेलिंग आ जाना. इन्फ्लेम्ड यानी स्वेल. क्या हुआ? जहाँ पे इंजुरी हुई वहाँ के सेल्स और टिश्यूज़ जो होते हैं वो एकदम से जो उनके फंक्शंस है वो इमीडिएटली परफॉर्म नहीं कर पाते. मान लो जैसे आप वॉक करते करते गिर गए, आपके पैर में मोच आ गई, तो एकदम से आप उठ के स्टैंड बाय होके खड़े होके चलने नहीं लगते. इट विल टेक टाइम, इट क्रिएट्स पेन. आप धीरे धीरे अपना स्टेप लेते हो. वैसे ही आपके सेल्स और टिश्यूज़ के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है. क्या होता है एग्जैक्टली सेल्स और टिश्यूज़ के साथ? कि वो लोग अपने फंक्शंस जो है वो रेज्यूम नहीं कर पाते. तो एट द साइट ऑफ इंजुरी, जहाँ पे इंजुरी हुई है वहाँ से जो ब्लड कैपिलरीज पास हो रही है वो रप्चर हो जाती हैं, और वहाँ की रप्चरेशन की वजह से कुछ ऐसे प्रोटीन्स, वहाँ पे हिस्टामाइन वगैरह वो प्रोटीन्स निकलते हैं, जिस वजह से वहाँ की एरिया स्वेल हो जाती है, रेड हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी. इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग अकर्स एंड देयर इज़ अ पेन. मेनी सेल्स आर डैमेज. वहाँ पे इंजुरी की वजह से सेल्स क्या हो जाते हैं बेटा? डैमेज. सेल्स आर डैमेज एंड द पेन रिसेप्टर नर्व इंड्यूसेस पेन. पेन रिसेप्टर नर्व इंड्यूसेस पेन का मतलब होता है कि जहाँ पे इंजुरी हुई वहाँ पे नर्व सेल है, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में नर्व सेल के बारे में पढ़ा है, वो नर्वस टिश्यू, नर्व सेल, वो नर्व सेल आपका ब्रेन और स्पाइनल के कॉर्ड के पास मैसेज लेके जा रहा है, और वो लेकर आता है मैसेज कि आपको पेन हो रहा है. मतलब पेन हो रहा है मतलब इन द सेंस कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ गया, तो इट विल क्रिएट पेन और आपको पेन होने लगेगा. तो इंजुरी के समय व्हाट हैपन्स टू सेल्स एंड टिश्यूज़ के लिए बात की, तो सेल्स और टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ जाता है और वहाँ पे पेनिंग होता है.
सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है वेदर न्यू सेल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग हीलिंग ऑफ वुंड। जब एक वुंड हील हो जाता है ना, जहाँ पे एक इंजरी हो गई वहाँ पे वुंड क्रिएट हो गया और वो हील हो गया, तो क्या होगा, वेदर न्यू सेल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग हीलिंग ऑफ वुंड। इन द सेंस व्हाट कि जहाँ पे वुंड हील हुआ है वहाँ पे न्यू सेल्स बने हैं कि नहीं। तो एज द वुंड हील्स देयर इज अ स्क्रैब डेवलप, एक आपको वहाँ पे स्क्रैबिंग आ जाता है, एक दाग पड़ जाता है कुछ, जहाँ पे वुंड हील हो रहा है ना बेटा, वहाँ पे एक स्क्रैब आ जाता है, एक ब्लैक कलर का पैच या फिर कोई ऐसा मतलब एक नया टिश्यू फॉर्म हुआ है वाला टाइप्स कुछ आ जाता है। द सेल्स सराउंडिंग द वुंड स्टार्ट्स डिवाइडिंग रैपिडली एंड द सेल्स लॉस्ट इन द इंजुरी आर रेस्टोर्ड बैक। जो वहाँ के सेल्स हैं जो इंजुरी में हुए हैं, द सेल सराउंडिंग द वुंड स्टार्ट्स डिवाइडिंग रैपिडली, वुंड के आजू बाजू जो सेल्स जो हुए हैं, वुंड के आजू बाजू जो सेल्स डैमेज हुए थे वो वापस रिस्टोर बैक होते हैं और उसके आजू बाजू जो अभी फ्रेश प्रेजेंट है वो डिवाइड होते हैं और जो लॉस्ट हुए थे इंजुरी में वो रिस्टोर बैक होते हैं। वुंड्स के पास जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते जाते हैं। मान लो यहाँ पे कोई वुंड है, उसके आजू बाजू सेल्स जो है जो डैमेज हो गए वो नहीं, जो पड़े हैं जो वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो जो होते हैं वो डिवाइड होना स्टार्ट करते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। और देन व्हाट यू विल से द कि जो इंजर्ड हुए थे डैमेज सेल्स, तो उनकी जगह न्यू सेल्स ले लेते हैं बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन। इन दिस वे न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय सेल डिवीजन टू हील द वुंड। वुंड हील क्यों हुआ, क्योंकि जहाँ इंजुरी हुई थी बेटा वहाँ पे इंजुरी के वजह से वहाँ के सेल्स जो थे वो डैमेज हो गए। डैमेज होने के बाद जो अभी वुंड हो रहा है हील कैसे हो रहा है कि नए वहाँ पे जो दूसरे सेल्स प्रेजेंट थे जो डैमेज नहीं हुए, जो लेफ्ट ओवर हैं, उनका सेल डिवीजन होता है और फिर वो एक नया आपके लिए स्किन क्रिएट करता है और एक नया प्रोसेस बनता है सेल डिवीजन से टू हील द वुंड। ठीक है, सो हेंस सेल डिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस और इस तरह से नए सेल्स बनते हैं सेल डिवीजन में टू हील द वुंड। वेदर न्यू सेल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग हीलिंग ऑफ वुंड, तो येस बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस कि वुंड के पास सेल्स जो होते हैं वो रैपिडली डिवाइड होते हैं और नए सेल्स बनते हैं। ठीक है, अब हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप नोट करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, डू द प्लांट्स गेट इंजर्ड व्हेन डू वी प्लक फ्लावर्स, हाउ आर दोज वुंड हील। ये बताना उनके लिए इम्पॉर्टेंट है या मतलब ये एक्चुअली सोचने पे मजबूर करता है क्वेश्चन कि प्लांट्स को भी इंजुरी होती है क्या, या मान लो प्लांट्स भी इंजर्ड होते हैं क्या। तो इसके लिए आंसर है बेटा कि मतलब जब हम लोग प्लक करते हैं फ्लावर तो क्या उनको इंजुरी होती है, और हाउ आर दोज वुंड्स हील, और उनको इंजुरी होती है तो उनके वुंड्स कैसे हील होते हैं। तो उसके लिए आंसर हमारे पास ये रेडी है कि इट वॉज थॉट दैट प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम सो दे डू नॉट हैव सेंसेशंस आइदर। ठीक है, प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं है, ये तो हमको पता ही है। तो ये सोचा जाता था कि दे डू नॉट हैव सेंसेशंस आइदर, यानी उनको सेंसेशंस भी नहीं होंगे। दो उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं है तो उनके पास सेंसेशंस भी नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। रीसेंट डिस्कवरीज हैव प्रूव्ड दैट प्लांट्स ऑल्सो हैव सेंसेशंस, कि अभी रीसेंट डिस्कवरीज हमको ये बताती है कि प्लांट्स को भी सेंसेशंस होते हैं, वो भी सेंस करते हैं। कैसे, द टिश्यूज दैट आर लॉस्ट दैट आर रिस्टोर्ड बाय सेल डिवीजन। उनको जो सेंसेशंस होते हैं बेटा वो बिकॉज ऑफ फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स से होते हैं। वो उनके बॉडी में नर्वस सिस्टम नहीं है लेकिन हार्मोनल सिस्टम है जिसमें प्लांट के हार्मोन्स काम आते हैं। प्लांट हार्मोन्स आर ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनाइंस एंड एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, ये 5 प्लांट हार्मोन्स होते हैं। तो ये हार्मोन्स के वजह से उनके बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, दे डू सेंस। फॉर एन एग्जाम्पल, जो टच मी नॉट प्लांट होता है, मिमोसा पुडिका, ठीक है, दैट इज कॉल्ड छुई मुई प्लांट। जब आप उसके लीफ को टच करते हो तो उसके लीव्स क्या हो जाते हैं, ड्रूप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। फिर 15-20 मिनट्स बाद उसके लीफ ओपन हो जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसके लीफ ने दैट लीफ फेल्ट द सेंसेशन ऑफ द टच। ठीक है, आप हाथ से टच करो, पेंसिल से टच करो, वो टच का वो सेंसेशंस फील कर रहे हैं और उसकी वजह से उन्होंने रिस्पॉन्स दिखाया बाय ड्रूपिंग डाउन ऑफ द लीव्स। तो येस, दे फील सेंसेशंस। रूट्स ग्रोज टूवर्ड्स ग्रेविटी, स्टेम ग्रोज टूवर्ड्स सनलाइट, ये सारे सेंसेशंस वो फील करते हैं।
तो इसका मतलब है कि येस प्लांट्स ऑल्सो फील सेंसेशंस। अगर वो इंजर्ड होते हैं, हम लोग जैसे फ्लावर प्लक कर रहे हैं तो वहाँ पे प्लकिंग के वजह से टूटने, अगर खुद टूट के गिरते हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर हम प्लक करते हैं तो वहाँ के सेल्स डैमेज हो जाते हैं एंड दैट डैमेज सेल्स आर रिस्टोर्ड बाय सेल डिविजन, जो हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि रिस्टोर बैक कैसे होते हैं। तो सेल डिविजन ही इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक इसी पे ही निर्धारित और आधारित है कि जब सेल्स लॉस्ट होते हैं तो द टिश्यूज गेट और द सेल्स गेट रिस्टोर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं हम लोग आगे। हाउ डज द ग्रोथ ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑकर? डज द नंबर ऑफ सेल्स इन देयर बॉडी इंक्रीजेस? इफ यस, हाउ? कोई भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कैसे होती है? ग्रोथ ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑकर, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कैसे होती है? डज द सेल्स इन देयर बॉडी, डज द नंबर ऑफ सेल्स इन देयर बॉडी इंक्रीजेस? क्या उनके बॉडी के सेल्स इंक्रीज होते हैं? अगर हाँ तो कैसे? तो येस इज द आंसर। एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इन देयर बॉडी। चूँकि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स हो रहे हैं इन देयर बॉडी में, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकर होते हैं। ठीक है, द सेल्स डिवाइड रेगुलरली एंड ऐड न्यू सेल्स विच आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ। क्या होते हैं? सेल डिवाइड होते हैं जिससे न्यू सेल्स होती हैं, जिससे हमारी ग्रोथ होती है। द सेल डिविजन इज दस नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो फॉर द रीजनरेशन एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू। सेल डिविजन इम्पॉर्टेंट है या नेसेसरी है क्योंकि ग्रोथ होनी चाहिए बॉडी की और रीजनरेशन एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू होना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनिज्म बेटा ग्रो कैसे होता है या क्योंकि उनके बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। जब हम लोग मदर वोम में होते हैं, ठीक है, व्हेन वी आर इन अ मदर्स वोम, तो मदर वोम में क्या होते हैं? हम लोग एक जाइगोट, हमारा फर्स्ट स्टेज होता है बेटा जाइगोट का। जाइगोट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ बेबी। इट्स अ जस्ट यूनियन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, आपने पढ़ा ही है। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब यूनाइट होते हैं तो जाइगोट बनता है, और एक दैट जाइगोट इज अ डिप्लॉयड सेल बट इट्स ए सिंगल सेल यूनिसेलुलर। वो डिवाइड होता है, एम्ब्रियो बनता है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो क्यों हो रहा है? डिवाइड हो रहा है तो एम्ब्रियो बन रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ सेल डिविजन। और इस तरह से बॉडी की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, और जहाँ वुंड है वहाँ पे भी रीजनरेशन एंड रिपेयरिंग होते हैं टिश्यूज़ के। तो ये सारा प्रोसेस क्या करवाता है बेटा? सेल डिवीजन के वजह से होता है। ठीक है, सेल डिवीजन के वजह से होता है, यानी ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म भी सेल डिवीजन की वजह से होती है। और बॉडी, क्योंकि बॉडी के सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं सेल डिवीजन की वजह से, और अपने रीजनरेशन और रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ भी सेल डिवीजन की वजह से होते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? हाउ द न्यू इंडिविजुअल ऑफ द स्पीशीज इज फॉर्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन ऑफ द सेम स्पीशीज। नई स्पीशीज कैसे बनती है पुरानी स्पीशीज से, ये पूछा गया है। ठीक है, तो नई जो पुराने ऑर्गेनिजम्स है उसमें से नए ऑर्गेनिजम्स आते हैं विद बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सिंपल एंड स्वीट आंसर उसका है कि ड्यू टू रिप्रोडक्शन न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, क्या बताया जा रहा है? रिप्रोडक्शन वाले प्रोसेस से न्यू इंडिविजुअल बनते हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन। अभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उससे नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं केवल एक ही प्रोसेस से, वो है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में भी दो प्रोसेस होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। रिप्रोडक्शन दो टाइप्स की होते हैं बेटा, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। Asexual reproduction is a reproduction in which a single parent is involved, and sexual reproduction in which two parents are involved. Asexual reproduction में चूंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो नो गैमेट्स आर फॉर्म्ड, मेल गैमेट फीमेल गैमेट नहीं बनेगा, डायरेक्टली पेरेंट डिवाइड होगा और डॉटर सेल्स बनेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं, दोनों यूनाइट होते हैं। और सेक्सुअल में डिवाइड हो रहा है, सेक्सुअल में यूनाइट होता है टू फॉर्म अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हम देख रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअली होता क्या है। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज माइटोसिस। माइटोसिस जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, माइटोसिस इज कॉल्ड एज रिडक्शनल सेल डिवीजन। इक्वेशनल सेल डिवीजन। दिस सेल डिवीजन हेल्प्स इन द फॉर्मिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। ये नए इंडिविजुअल्स बनाने के लिए काम में आता है माइटोसिस। माइटोसिस मियोसिस हम बाद में डिटेल में देखने वाले हैं। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन
इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स आर फॉर्म, जो मैंने आपको अभी बताया मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जो टुगेदर ज्वाइन होते हैं और जाइगोट बनता है, आर फॉर्म्ड बाय रिडक्शन डिवीजन कॉल्ड एज मियोसिस. मियोसिस इज कॉल्ड एज रिडक्शनल सेल डिवीजन क्योंकि इसमें क्रोमोसोमल नंबर रिड्यूस होता है, और वही माइटोसिस में बेटा क्रोमोसोमल नंबर सेम रहता है, इसीलिए उसको इक्वेशनल सेल डिवीजन कहा जाता है. अब मियोसिस में होता क्या है, ड्यू टू क्रोमोसोम gene and DNA, due to chromosomes, gene and DNA, the new individual of a species become similar to the existing species. ठीक है, जो न्यू इंडिविजुअल बना है पुराने स्पीशीज़ से, पुराने ऑर्गेनिज्म से, वो हूबहू सेम होता है एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ के जैसा. क्योंकि आगे जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या असेक्सुअल, आप देखोगे कि क्रोमोसोम्स, डीएनए और जीन्स जो है वो आगे ट्रांसमिट हो रहे हैं. सो द न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीशीज इज फॉर्म्ड एग्जैक्टली द सेम ऑफ द एग्जिस्टिंग वन इन असेक्सुअल एंड थोड़ा बहुत डिफरेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट स्पीशीज़ सेम रहेगी. जैसे कि ह्यूमन की स्पीशीज़ है तो ह्यूमन बीइंग ही बनेगा, डॉग की स्पीशीज़ है तो डॉग ही बनेगा. तो क्या बताया बेटा, रिप्रोडक्शन इज़ द ओनली लाइफ प्रोसेस, जो कि आप पार्ट 2 में, लेसन नंबर 3 पार्ट 2 में पढ़ने वाले हो, कि रिप्रोडक्शन ही ऐसा एक लाइफ प्रोसेस है जिसमें से न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं पुराने से. उसमें भी 2 टाइप के रिप्रोडक्शन है, वन इज सेक्शुअल एंड अनदर इज असेक्शुअल. और सेक्शुअल में माइटोसिस होता है, सेक्शुअल में मियोसिस होता है, और सेल डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं. स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेसन इज द स्टार्टिंग ऑफ सेल डिवीजन. टिल डेट हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. मॉरल ऑफ द क्वेश्चंस, मॉरल ऑफ द आंसर्स आपको मिला है कि सेल डिवीजन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी. ठीक है, सेल डिवीजन ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव एंड फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एक जाइगोट से न्यू इंडिविजुअल बनने के लिए भी, मतलब एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होने के लिए भी सेल डिवीजन चाहिए, और एक जाइगोट से अडल्ट, टीनेज, चाइल्डहुड या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी हमको सेल डिवीजन चाहिए होता है. ठीक है, अब पहले देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सेल डिवीजन. 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, डिफाइन सेल डिवीजन, तो आप इस तरह से डेफिनेशन उसकी प्रेजेंट कर सकते हो, जो कि आपको टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन नहीं दी गई है. इट कैन बी डिफाइन एज अ मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स फ्रॉम pre-existing cells by their division in such a way that daughter cells receive the same hereditary material as present in the parent cell. क्या बताया बेटा, सेल डिवीजन को आप डिफाइन करोगे कि इट्स अ मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. एक ऐसा मेथड है जिसमें पुराने सेल्स से नए सेल्स आते हैं. पुराने सेल्स को हम पेरेंट सेल कंसीडर करेंगे और न्यू सेल्स को हम लोग डॉटर सेल्स कंसीडर करेंगे. मान लो मैं अगर ये इफ़ आई एम वाइपिंग दिस इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लेकिन ये लिखना बहुत ज़रूरी है. आई एम शोइंग यू कि सेल डिवीजन कैसे होता है, कि मैं किसको पेरेंट सेल बोल रही हूँ और किसको डॉटर सेल बोल रही हूँ. ठीक है, मान लो इफ़ देयर इज़ अ सेल, न्यूक्लियस तो होता ही है सब में, देन साइटोप्लाज्म भी होता है. सो दिस इज़ अ पेरेंट सेल, राइट, दिस इज़ अ पेरेंट सेल, और वो डिवाइड होता है, मतलब अब ऑब्वियसली पेरेंट है तो साइज़ बिगर रहेगा, और जो डॉटर सेल्स बने वो कैसे रहेंगे बेटा, स्मॉलर इन साइज बट विद द सेम क्रोमोसोमल. तो इनको मैंने डॉटर सेल्स नाम दिया है. ठीक है, डॉटर सेल्स ये नाम दिया है, और ये क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली क्या हो रहा है बेटा, सेल डिवीजन हो रहा है. ठीक है, पेरेंट सेल इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू डॉटर सेल्स. ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज द सेल डिवीजन. पेरेंट सेल्स ये क्या है, आपके प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं. पेरेंट सेल आपके प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, और डॉटर सेल्स जो फॉर्म हुए वो आपके न्यू सेल्स हैं. मैं आपको बता दूं व्हाई दे आर कॉल्ड एज डॉटर सेल्स या न्यू सेल्स, बिकॉज इस दुनिया में रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है, गिविंग बर्थ वाला कैपेसिटी, ये फीमेल्स के पास ही होती है. इसीलिए जो नए सेल्स बने हैं बेटा वो कौन से हैं, डॉटर सेल्स हैं. दे आर नॉट कॉल्ड एज सन सेल्स बिकॉज मेल कैन नॉट गिव बर्थ टू अ बेबी. दैट इज़ द रीज़न उसको डॉटर सेल्स नाम दिया है.
रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल दोनों करते हैं, लेकिन बर्थ जो देता है वो फीमेल देती है। दैट इज़ द रीज़न वो आगे जाके ये सेल्स भी आगे डिवाइड होंगे और आगे की जनरेशन बनाएंगे, इसीलिए इनको डॉटर सेल्स कहा गया है। तो ऑब्वियसली ये जो पेरेंट सेल है वो क्या है, फीमेल सेल है। यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि सेल डिवीजन में प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से न्यू सेल्स बनते हैं, न्यू सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं। ऐसे बनते हैं कि जो न्यू डॉटर सेल्स बने हैं उनके पास सेम हेरिडिटरी मटेरियल है, क्रोमोसोम्स, जो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है अबाउट क्रोमोसोम्स। दैट इज अ डंबल शेप स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम्स ये क्रोमैटिन नेटवर्क न्यूक्लियस के अंदर होता है एज प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। तो पेरेंट सेल से जब डिवाइड होकर डॉटर सेल्स आए तो अपने साथ क्या लेके आए बेटा, क्रोमोसोम्स या डीएनए या जीन्स, जो भी आपने अभी लास्ट आंसर में पढ़ा है। ठीक है, दैट इज़ द हेरिडिटरी मटेरियल जो हमको पिछले अपने सेल्स से मिले हैं, दैट इज़ पेरेंट सेल्स से मिला है, जिस वजह से हम लोग बिल्कुल सेम दिखते हैं। वी आर एग्जैक्टली सिमिलर टू आवर पेरेंट्स, वी डोंट लुक लाइक आवर नेबर्स। रीज़न बिहाइंड बिकॉज रिप्रोडक्शन पेरेंट्स से हुआ है और हम उनमें से फॉर्म हुए हैं। सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेल डिवीजन की ये एक मेथड है जिसमें से नए सेल्स बनते पुराने सेल्स से, और जो नए सेल्स बने उनके पास सेम हेरिडिटरी मटेरियल होता है एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल। सेल डिवीजन का सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मतलब इम्पॉर्टेंस। इम्पॉर्टेंस क्या है बेटा, क्यों सेल डिवीजन इम्पॉर्टेंट है, तो हम देखेंगे। अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज क्रिएटेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। नया ऑर्गेनिज्म बनता है पुराने ऑर्गेनिज्म से, ये सबसे बड़ा पहला सिग्निफिकेंस है, क्योंकि पुराना ऑर्गेनिज्म या पुराना सेल्स हैं वो कब तक रहेंगे, जब तक उनकी लाइफ है। उसके बाद क्या, तो इसके बाद इसीलिए पहले से ही न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू सेल बनना ज़रूरी है। ग्रोथ ऑफ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल्स क्या होते जाएंगे बेटा, डिवाइड 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 एंड रीडिवाइड होते जाएंगे। तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या बन जाएगा बेटा, मल्टी सेलुलर बन जाएगा। जैसे कि मैंने जाइगोट बताया, जाइगोट इज़ अ यूनिसेलुलर। या फिर आप बचपन में देखो आप कितने छोटे थे, हाइट छोटी, आपके ऑर्गन्स का साइज़ छोटा, ये बड़े कैसे आप बड़े हुए हो, अब कैसे हुए हो, अब आपका साइज़ और हेल्थ और हाइट कैसे बढ़ा है, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस सेल डिवीजन। तो इसी तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। रिस्टोरेशन ऑफ इंजर्ड एंड इमैशिएटेड बॉडी, जो भी आपके इंजर्ड सेल्स हैं, ठीक है, इमैशिएटेड मतलब टूटी फूटी बॉडी जो भी रहेगी या थिन रहेगी उसको थिक बनाना, या फिर इंजर्ड बॉडी है उसके वापस, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि वुंड्स होते हैं तो हील कैसे होते हैं, तो इंजर्ड सेल्स वापस आ जाते हैं शेप में बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन, न्यू सेल्स आर फॉर्म। सो दिस वॉज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन। क्वेश्चन आ सकता है आपको, डिफाइन सेल डिवीजन एंड स्टेट द इम्पॉर्टेंस, 2 to 3 मार्क्स के लिए। अब हमारा जो मेन टॉपिक आ रहा है दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। दीज आर द टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के बेटा 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज अ माइटोसिस एंड अ मियोसिस। माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस होता है बेटा आपके सोमैटिक सेल्स में या फिर बॉडी सेल्स में। नॉर्मली ये सेल्स होता है, ये होता है आपका सोमैटिक या बॉडी या वेजिटेटिव सेल्स में, वेजिटेटिव सेल्स में होता है। और मियोसिस होता है आपका बेटा सेक्स सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स या गैमेट्स में। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस ऑकर्स इन सोमैटिक सेल्स, बॉडी सेल्स और वेजिटेटिव सेल्स। मियोसिस ऑकर्स इन सेक्स सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड गैमेट्स। ठीक है, तो इस टॉपिक पे हमने सेल डिवीजन का डेफिनेशन देखा, सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन देखा और टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन देखा, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज माइटोसिस। अब हम देखने जा रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस क्या है। Important features of mitosis and meiosis. When I am going to explain you about mitosis and meiosis, तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए बेटा कि माइटोसिस और मियोसिस ये क्या है।
तो जब मैं आपको एक्सप्लेन करने जाऊंगी कि व्हाट इज़ माइटोसिस, उसके प्रोसेसेस, और जब मियोसिस के प्रोसेसेस, तो आपको पता होना चाहिए कि माइटोसिस में क्या होता है और मियोसिस में क्या होता है। माइटोसिस ऑकर्स इन सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स मतलब बॉडी सेल्स, नॉर्मली जो आपके बॉडी सेल्स होते हैं या फिर वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, जो नॉर्मल सेक्स सेल्स छोड़ के, रिप्रोडक्टिव सेल्स छोड़ के जो नॉर्मल बॉडी सेल्स होते हैं वो होते हैं बेटा सोमैटिक सेल्स। मियोसिस ऑकर्स इन जर्म सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स या फिर सेक्स सेल्स या गमेट्स, जिससे न्यू इंडिविजुअल बनता है। ये माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए होते हैं, और मियोसिस में ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है जर्म सेल से, और माइटोसिस में बेटा ऑर्गेनिज्म की आगे की ग्रोथ होती है। नाउ नेक्स्ट है, सेकेंड पॉइंट है आपका माइटोसिस में, इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेजेस। ये 2 स्टेजेस में होता है, एक है बेटा कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड इज साइटोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब डिवीजन, मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इट्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। साइटोकाइनेसिस, साइटो यानी साइटोप्लाज्म, काइनेसिस यानी डिवीजन, तो किसका? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, 2 स्टेजेस होते हैं, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं तो क्या होता है बेटा, दिस इज अ पेरेंट सेल। ठीक है, ये आपका पेरेंट सेल होता है, ये पहले आपका स्टेज में होगा, डायरेक्टली डॉटर सेल नहीं बनता है। मैंने आपको सेल डिवीजन में डायरेक्टली डॉटर सेल्स बता दिया, लेकिन उसके स्टेजेस होते हैं। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, मान लो जैसे कि आपका एक सेल है, ये सेल में न्यूक्लियस डिवाइड होगा। ठीक है, ये सेल में कुछ इस तरह से आपका न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, ये आपका ऐसा, ये न्यूक्लियस है वो 2 में फॉर्म हो रहा है। देन वो जब फाइनली डिवाइड हो गया तो नेक्स्ट, दिस इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस या कैरियोकाइनेसिस, दिस इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अब आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब आपका न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, अब आपका जो ये साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो रहा है, दिस इज साइटोकाइनेसिस, मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और फाइनली फिर आपका क्या होते हैं, 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, दीज आर योर डॉटर सेल्स। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी सेल डिवीजन में ये प्रोसेस ज़रूर होता है, कैरियोकाइनेसिस दैट इज़ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस दैट इज़ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी सेल डिवीजन में, तो स्पेसिफिकली माइटोसिस में, चाहे वो मियोसिस भी क्यों ना हो, कैरियोकाइनेसिस होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, विच इज़ फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस दैट इज़ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब यहाँ देखेंगे, इट टेक्स प्लेस इन 2 पार्ट्स, इसके 2 स्टेजेस नहीं होते, 2 पार्ट्स होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। एक्चुअली मियोसिस 1 और मियोसिस 2, मियोसिस 1 माइटोसिस होता है यहाँ, और फिर मियोसिस 2 मियोसिस ही होता है। कंफ्यूजन हो रहा है, आगे देखेंगे हम लोग। बस आप ये देखो कि मियोसिस के 2 पार्ट्स हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में देयर इज क्रॉसिंग ओवर एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये सारे प्रोसेस आप आगे पढ़ने वाले हो, कंसेप्ट्स पूरे क्लियर होंगे आपके। मियोसिस 1 में क्रॉसिंग ओवर और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, और होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब जो एक जैसे क्रोमोसोम्स दिखते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स फॉर्मिंग 2 हैप्लॉइड सेल्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेम क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं, एक क्रोमोसोम्स वो डिप्लॉइड होता है, वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट होता है। ये डिप्लॉइड और हैप्लॉइड क्या है, ये हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा है, और मैं आज के आगे भी आपको कंसेप्ट समझाने वाली हूँ। थर्ड पॉइंट दिया है कि कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस इन 4 स्टेजेस एंड इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज एंड एनाफेज। ठीक है, पीमैट, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, पीमैट करके याद रखोगे आप, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेजेस हैं। एक बार कैरियोकाइनेसिस का ये 4 स्टेजेस हो गया, मतलब ये वाला जो कैरियोकाइनेसिस आपको सिंपली दिख रहा है, इसके भी 4 स्टेप्स हैं। तो ये जो 4 स्टेप्स होते हैं, ये 4 स्टेप्स के बाद क्या फॉलो होता है, तो साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ देखेंगे, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 टेक्स प्लेस इन 4 स्टेजेस ईच।
बेटा मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों के 4 स्टेजेस होते हैं। मियोसिस 1 के आपके होते हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1, फॉलोड बाय प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। मियोसिस 1 में होता है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। मियोसिस 2 में होता है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। मियोसिस में 1 है, सबके 1 पार्ट। मियोसिस 2 में है, सबके 2 पार्ट्स। टेक्स प्लेस 4 स्टेजेस ईच, 4 स्टेजेस इसके, 4 स्टेजेस इसके। माइटोसिस में क्रोमोसोमर नंबर रिमेन सेम, मतलब जो पेरेंट का नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वही क्रोमोसोमल नंबर डॉटर का रहेगा। मान लो पेरेंट का अगर 2n है तो डॉटर सेल भी क्या बन रहे हैं बेटा, 2n बन रहे हैं। दैट इज वाई माइटोसिस इज कॉल्ड एज इक्वेशनल सेल डिवीजन। माइटोसिस इज कॉल्ड एज इक्वेशनल सेल डिवीजन। मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोमन रिड्यूस टू हाफ, आधे हो जाते हैं। कि अगर पेरेंट में मान लो 2n है तो डॉटर सेल्स में क्या हो जाएगा बेटा, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज nn। दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शनल सेल डिवीजन। दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शनल सेल डिवीजन। अब देखेंगे मदर सेल्स गिव राइज टू 2 डॉटर सेल्स, मतलब एक में से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मदर सेल्स गिव राइज टू 4 डॉटर सेल्स, एक में से 1 2 3 4 बनते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे आप कि माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। मैंने आपको क्या बताया कि माइटोसिस ऑकर्स इन सोमैटिक सेल्स, मियोसिस ऑकर्स इन जर्म सेल्स। माइटोसिस में 2 स्टेजेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और मियोसिस होता है 2 पार्ट्स में, दैट इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। मियोसिस 1 में क्रॉसिंग ओवर और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, और होमोलोगस ऑर्गन्स, होमोलोगस नॉट ऑर्गन्स, क्रोमोसोम्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स फॉर्मिंग हैप्लॉइड सेल्स। माइटोसिस में क्रोमोसोमन नंबर सेम रहता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इक्वेशनल सेल डिवीजन। एंड मियोसिस में क्रोमोसोमल नंबर इज रिड्यूस टू हाफ, दैट इज व्हाई कॉल्ड एज रिडक्शनल सेल डिवीजन। माइटोसिस में एक मदर सेल यानी पेरेंट सेल देती है 2 डॉटर सेल्स, और मियोसिस में 1 मदर सेल देती है 4 डॉटर सेल्स। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। स्टूडेंट्स, अब तक हमने देखा कि माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस, उसमें टर्म्स आए बेटा हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, 2n, n और होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो दीज टर्म्स आर वेरी नेसेसरी टू गेट रिकॉल्ड या रिमेंबर। तो टर्म्स टू रिमेंबर्स दिए हैं मैंने आपको, 3 डेफिनेशन दी है बोर्ड पे। दिस इज योर होमवर्क 5 टाइम्स ईच। सो यू मस्ट बी नोइंग दैट होमोलोगस क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, डिप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स बेटा क्या होते हैं, द क्रोमोसोम्स विच आर एग्जैक्टली सिमिलर इन शेप एंड साइज and bear same genes at same loci are called as homologous chromosomes। तो homologous chromosomes बेटा क्या है, ऐसे क्रोमोसोम्स जो कि एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर इन शेप, साइज एंड देयर जीन्स जो है आर देयर एट द सेम लोकेशन। बिल्कुल सेम दिखने वाले क्रोमोसोम्स जिनके लोकेशन, जिनके शेप, स्ट्रक्चर, साइज सब सेम होती है। ये हो गया एक क्रोमोसोम और ये हो गया दूसरा क्रोमोसोम, सेकेंड क्रोमोसोम, विच आर एग्जैक्टली सिमिलर एंड देयर जीन्स आर ऑल्सो लोकेटेड ऑन द सेम साइज, सो दे आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। सो माइट बी समटाइम्स दे फॉर्म पेयर्स। इन द पेयर्स वो ऐसे दिखते हैं, आपने 9th स्टैंडर्ड में देखा है। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स विच आर एग्जैक्टली सिमिलर इन शेप एंड साइज एंड देयर जीन्स आर लोकेटेड, यहाँ पे जो भी जीन्स रहेंगे उनके, दे आर लोकेटेड ऑन द सेम लोकेशन, सेम पोजीशन, सो दे दैट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम। जो हम लोगों ने ये टर्म मियोसिस में देखा कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर फॉर्म 2n
अब डिप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल क्या है? डिप्लॉइड सेल इज अ टाइप ऑफ सेल इन विच क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर, प्रेजेंट इन पेयर, ठीक है, प्रेजेंट इन पेयर, पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं, हमेशा क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। तो किस कैसे दिखेंगे डिप्लॉइड? इस तरह से, दिस इज डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन अ सेल कॉल्ड एज डिप्लॉइड सेल। ऐसा सेल जिसमें क्रोमोसोम्स बेटा आर प्रेजेंट इन पेयर, पेयर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज पेयर्ड, प्रेजेंट इन पेयर, हेंस दैट टाइप ऑफ सेल इज सेड टू बी 2n, 2n, एक n इसका एक n इसका, टुगेदर 2n। इज इट क्लियर? डिप्लॉइड सेल क्या है समझा है? ऐसा टाइप ऑफ सेल इन विच क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज इन पेयर, जैसे कि मैंने आपको ये वाला पेयर दिखाया। नाउ व्हाट इज हैप्लॉइड सेल्स? हैप्लॉइड सेल जिसमें n होता है, अ टाइप ऑफ सेल इन विच क्रोमोसोम्स आर सिंगल, क्रोमोसोम्स आर सिंगल, जैसे कि आप ये देखोगे ये हैप्लॉइड सेल्स है, सिंगल क्रोमोसोम्स, ठीक है, समझ में आ रहा है? सिंगल क्रोमोसोम्स वाले सेल को हैप्लॉइड सेल कहा जाता है, जो कि n होता है, यानी इसके ऊपर n इसके ऊपर, यानी ये मैं डिप्लॉइड को हैप्लॉइड बना सकती हूँ, हैप्लॉइड को डिप्लॉइड बाय जॉइनिंग 2n 2n n 2n, it's a diploid. By splitting the 2n into nn, it's a haploid. नीचे आपको जो दो टर्म स्टेटमेंट्स दिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। The diploid cells are 2n, diploid cells are 2n and the haploid are n. डिप्लॉइड क्या है बेटा? 2n और हैप्लॉइड होते हैं n. All the normal body cells are always 2n. All the normal body cells are 2n. ठीक है, नॉर्मल बॉडी सेल्स क्या होते हैं बेटा? 2n, मतलब नॉर्मल बॉडी सेल्स क्या होते हैं बेटा? डिप्लॉइड। हमेशा नॉर्मल आपके जो सेल्स होते हैं, बॉडी सेल्स या सोमैटिक सेल्स, वो क्या होते हैं? 2n, मतलब डिप्लॉइड। वाइल ओनली गमेट्स फॉर्म बाय रिडक्शन डिवीजन आर n। गमेट्स बोले तो आपके सेक्स सेल्स, ठीक है, सेक्स सेल्स, इसमें जैसे आप देखोगे कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होता है, तो मेल गैमेट आपने हमेशा से पढ़ा है, मेल गैमेट में होता है बेटा x और y, और फीमेल में होता है x और x। तो ये सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, ये एक ऐसा सिंगल x या सिंगल y वाला, ये भी सिंगल x या सिंगल, आइदर x और y, और फीमेल में आइदर x और x, ठीक है। सो गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, यानी कि n होता है, इसका मतलब क्या है बेटा? ऑलवेज हैप्लॉइड होता है, ध्यान देंगे। इसीलिए इनमें क्या होता है? मियोसिस, और इनमें होता है माइटोसिस, ठीक है। 2n कंडीशन आप देखो बोर्ड पे दिख रहा है अच्छे से, 2n वाला कंडीशन का मतलब है जब डिप्लॉइड होते हैं तो उसमें हमेशा क्रोमोसोम्स पेयर्ड में होते हैं, मतलब कौन सा कंडीशन है ये? ये 2n वाला कंडीशन कौन सा है बेटा? डिप्लॉइड कंडीशन है। और n वाला कंडीशन कौन सा होता है? हैप्लॉइड कंडीशन होता है। इसका मतलब है इसमें क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? सिंगल। क्या बताया मैंने आपको? होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि सिमिलर इन शेप, साइज एंड देयर जीन्स आर लोकेटेड एंड द सेम पोजीशन, दैट आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। डिप्लॉइड सेल वो होता है जिसमें क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स में होते हैं। हैप्लॉइड सेल वो होता है जिसमें क्रोमोसोम्स हमेशा सिंगल होते हैं। डिप्लॉइड सेल्स 2n, हैप्लॉइड सेल्स n। डिप्लॉइड सेल्स जो 2n है वो नॉर्मल बॉडी सेल्स में होते हैं, और हैप्लॉइड सेल्स जो कि रिडक्शनल डिवीजन मतलब आधे से बनते हैं, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट आर हैप्लॉइड्स विच आर प्रेजेंट इन द गैमेट्स सच एज मेल एंड फीमेल गैमेट। और फिर 2n कंडीशन मतलब उसमें क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं, और n कंडीशंस क्रोमोसोम्स सिंगल में होते हैं। स्टूडेंट्स, कैन यू रिकॉल टेक्स्ट बुक नंबर पेज नंबर 18 पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें है कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ क्रोमोसोम, गिव इट्स नेम इन द एडजेसेंट फिगर। ये आपको खुद से कंप्लीट करना है, लेकिन स्टिल फॉर द एक्सप्लेनेशन आई एम डूइंग सो। क्रोमोसोम, दिस इज अ क्रोमोसोम, ठीक है, वी आर नॉट एक्चुअली ऑब्जर्विंग द वेरी फर्स्ट टाइम। ये आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिया है। 8th स्टैंडर्ड में हमने 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा है। इट्स अ डम्बल शेप, इट हैज सेंट्रोमियर एंड इट्स अ हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल इन अ फॉर्म ऑफ अ क्रोमैटिन फाइबर। तो आपको याद होगा इसके ये 2 आर्म्स होते हैं, ठीक है,
ठीक है, ये फाइन है, ये 2 आर्म्स हैं, दीज आर द आर्म्स ऑफ द क्रोमोजोम। तो हम लोग इसको अगर लेबलिंग करनी है तो ये है इसका बेटा पी आर्म, ठीक है, और ये होता है इसका क्यू आर्म। एक पी आर्म होता है एंड एक होता है क्यू आर्म। सेंट्रली ये आर्म जिससे अटैच्ड हैं, ये वाले ये है, ये वाला है पी आर्म, ये वाला है क्यू आर्म। ये ऐसा, ये एक्चुअली ऐसा होता है और इसको ये ऐसा किया गया है, ठीक है। ये है पी आर्म एंड देन दिस इज क्यू आर्म, इस तरह से। सो सेंट्रली ये लोग अटैच्ड होते हैं, 2 आर्म अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सेंट्रोमियर। दिस इज सेंट्रोमियर। एंड जो ये क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड जीन्स। तो ये बेटा क्या है, तो डीएनए, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स, आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिया है, ड्रॉ इट 2 times इन योर नोटबुक एंड लेबल इट्स पार्ट्स। क्रोमोसोम के बारे में कुछ बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, दे आर सीन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोसोम्स हमेशा सेल डिवीजन के समय दिखते हैं। न्यूक्लियस में क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस होता है, फॉर्म होते हैं क्रोमोसोम्स, और हेंस दीज क्रोमोसोम्स जो है वो सेल डिवीजन के समय ही दिखते हैं, ठीक है। रॉड शेप और डम्बल शेप, इनका कैसा शेप होता है बेटा, डम्बल्स, जिम में जैसे डम्बल्स होते हैं उस टाइप का। आर्म्स आर अटैच्ड एज द सेंट्रोमियर, इनके आर्म्स क्या है, सेंट्रोमियर को अटैच होते हैं। पी आर्म एंड क्यू आर्म आर अटैच टू द सेंट्रोमियर। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स आप देखोगे, लास्ट ईयर ही पढ़ा है आप लोगों ने, ये जस्ट आउटलाइन आपको बताया जा रहा है। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में वी शेप का क्रोमोसोम बनता है क्योंकि सेंट्रोमियर यहाँ अटैच होता है। उसके बाद सब मेटासेंट्रिक में आपका टी शेप का क्रोमोसोम बनता है, और एक्रोसेंट्रिक में जे शेप का, और टेलोसेंट्रिक में आई शेप का। टी शेप का जो क्रोमोसोम बनता है आपका सब मेटासेंट्रिक में, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एल शेप का क्रोमोसोम बनता है क्योंकि सेंट्रोमियर यहाँ अटैच होता है। तो एक आर्म और दूसरा आर्म कुछ इस तरह से ज्वाइन होता है। एक्रोसेंट्रिक में जे शेप का क्रोमोसोम लगता है, हमको जे शेप बना हुआ है क्योंकि सेंट्रोमियर यहाँ अटैच होता है, और टेलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर बिल्कुल ही गायब हो जाता है, इसलिए लगता है कि वो आई शेप है, मतलब नॉर्मली कुछ इस तरह से दिखता है हमको वो क्रोमोसोम, ठीक है। पेयर ऑफ क्रोमोसोम या क्रोमोसोम ऑलवेज वर्क इन पेयर्स बेटा। क्रोमोसोम ऑलवेज, क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग होते हैं, लेकिन क्रोमोसोम्स ऑलवेज वर्क इन पेयर। जब 2 क्रोमोसोम आपस में नीचे में सेंट्रोमियर होता है तो वो वी शेप बनाते हैं, जब साइड में होता है तो एल शेप बनता है, सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक तब होता है जब एकदम टॉप पे चला जाता है और यहाँ आ जाता है, यहाँ पे, तो वो जे शेप, मतलब आप स्मॉल जे, इस तरह से जे शेप। तो ये जो जे शेप आपने देखा, ये वाला जो जे शेप होता है ऐसा करके ऐसा, तो एक ये सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर यहाँ चला गया और यहाँ पे यहाँ आ गया, इसीलिए वो जे शेप फॉर्म होता है। और टेलोसेंट्रिक में वो बिल्कुल ही गायब हो जाता है, तो लगता है कि आय है, तो इसलिए इसको कहा जाता है टेलोसेंट्रिक। हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं माइटोसिस।